कि ग्रीक फिलासफर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि मैटर को अगर डिवाइड करते जाते हैं एक बेसिक यूनिट आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड इट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का रेगुलर सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ये जो रेगुलर सिलेबस है इसको जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें और रेगुलर बेसिस पर हम लेक्चर जो है वो अपलोड करने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर हम फिज़िकल केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट्स को इसके अंदर पढ़ेंगे और आगे चल के हम चैप्टर 3, 4, 5 के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, लेकिन मेजर जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो हम पढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके अंदर इनऑर्गेनिक का भी पोर्शन होता है हल्का फुल्का, लेकिन जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा पोर्शन होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है और ये बेस होती है पूरी केमिस्ट्री की। तो अगर हमें बेस जो है वो सारी चीज़ें पता हो बेस की तो हम बाकी चीज़ें जो है वो कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बेस ना पता हो तो फिर हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक है हमारे पास। तो पहले टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो आज हमने देखना है एटम और मॉलिक्यूल के तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और भी हमने कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है जी कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एटम के अंदर काफ़ी सारी हेडिंग्स मैंने दे दी हैं कि ये चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी है, जो कि हमारे टॉपिक के अंदर शामिल होगी या बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले है हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन करनी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जेकब बर्जीलियस के बारे में देखना है, एविडेंस ऑफ एटम, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे वर्क है। ठीक है जी, तो सबसे पहले है जी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर इसके 3 पॉइंट्स आते हैं जो कि आपने याद रखने की कोशिश करनी है, याद रखने हैं आपने। तो हिस्ट्री के अंदर 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो हिस्ट्री के अंदर आएगा वो आपने याद रखना है कि पहला पॉइंट जो हिस्ट्री के अंदर है वो है हमारे पास ग्रीक फिलासफर्स के बारे में आपने याद रखना है कि एटम्स में सबसे पहले जो काम किया था वो काम किया था ग्रीक फिलासफर्स ने, और इन्हीं ग्रीक फिलासफर्स के अंदर से एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस। ठीक है जी, तो ये साइंटिस्ट भी ग्रीक फिलासफर था और इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स थे वो दिए थे। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या कहा था, ग्रीक जो फिलासफर्स थे उन्होंने कहा कि जो एटम है वो क्या होता है कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एक बेसिक यूनिट आता है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और उस बेसिक यूनिट को इन्होंने नाम दिया एटम का। ठीक है जी, तो ये जो ग्रीक फिलासफर था जैसे डेमोक्रिटस, तो इसने एटम का नाम जो है एटमॉस से निकाला एटमॉस। अब एटमॉस जो है उसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है कि जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसने जो एटम है उसका नाम जो है वो एटमॉस से निकाला, यानी ग्रीक वर्ड था वो। ठीक है जी, लेकिन अब जो हम रिसेंट वर्ड एटम यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, वो ग्रीक का नहीं है, क्योंकि अब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे डिवाइड कर सकते थे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये जो इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी वो गलत साबित क्यों हुई? ठीक है जी, एक रीज़न बनती है जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी फ़िलासफ़ी जो है वो गलत हुई, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं देखे थे, एक्सपेरिमेंटली उसको परफॉर्म करके नहीं देखा, तो डेफिनेटली इनकी जो थ्योरीज थी या जो फिलॉसफीज थी वो क्या होनी थी, रॉन्ग होनी थी। ठीक है जी, तो तो पहला पॉइंट क्या हो गया हिस्ट्री के अंदर कि ग्रीक फिलासफर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि मैटर को अगर डिवाइड करते जाते हैं एक बेसिक यूनिट आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो पाता। और उसी में से एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, तो उसने नाम सजेस्ट किया कि अगर वो इनडिविजिबल है तो ग्रीक वर्ड में इनडिविजिबल को क्या कहते हैं, एटमॉस, और वहीं से एक नाम निकाला एटम का। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास। और ये वाली जो फलसफा था या जो फिलॉसफी थी ये क्यों रॉन्ग हुई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया।
अब दूसरा पॉइंट जो है, ग्रीक फिलोसफर्स तो काफ़ी अरसे पहले थे। अब दूसरा जो काम किया गया इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो एटम के ऊपर दूसरा जो काम था वो किया गया 17th सेंचुरी के अंदर। 17th सेंचुरी के अंदर, अब 17th सेंचुरी जो है उसके अंदर क्या काम किया गया, तो 17th सेंचुरी के अंदर देखा गया कि काफ़ी सारे जो कंपाउंड है, मतलब दुनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे कुछ एलिमेंट्स की रिपीटेशंस और कुछ एलिमेंट्स की मतलब उथल पुथल की वजह से जो है वो बनते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट्स जो है वो डिफरेंट होने की वजह से मज़ीद जो मालिक्यूल है वो बनते जाते हैं। ठीक है जी, तो मतलब दुनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड है वो सिर्फ चंद एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स के डिफरेंस की वजह से बनते हैं। ठीक है जी, तो 17th सेंचुरी के अंदर क्या काम हुआ कि मैनी कंपाउंड्स, ठीक है जी, मैनी कंपाउंड्स वो जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, फ्यू एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी, फ्यू एलिमेंट्स की रेपिटेशंस की मदद से क्या होते हैं, मैनी कंपाउंड्स जो है वो बन सकते हैं। और इसके अंदर एक और पॉइंट भी देखा गया कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड को एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है जी, कंपाउंड्स को एलिमेंट्स के अंदर और एलिमेंट्स को कंपाउंड के अंदर डिवाइड करना। ठीक है जी, कंपाउंड को एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और एलिमेंट्स को मिलाकर कंपाउंड बनाना, ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर ऑब्जर्व की गई 17th सेंचुरी में। ठीक है जी, तो 17th सेंचुरी में दो काम हुए। पहला जो कॉन्सेप्ट देखा गया वो ये देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड जो है सिर्फ चंद एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स और इनकी रिपीटेशंस की वजह से बनते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या देखा गया कि कंपाउंड जो है वो ब्रेक करके एलिमेंट्स बना सकते हैं और एलिमेंट्स को दोबारा उन एलिमेंट्स को मिलाकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, 17th सेंचुरी में आ गया। अब तीसरा काम जो है वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन, उसने किया था। तीसरा काम जो है वो किसने किया था, इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। अब ये जो जॉन डाल्टन जो था उसने जो काम किया था वो डेफिनेटली 1808 के अंदर किया था। ठीक है जी, 1808 के अंदर। अब उसने क्या कहा था, उसने एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की थी। ठीक है जी, एटॉमिक थ्योरी जो पेश की थी, उसने कहा था कि एटम की जो एग्जिस्टेंस है, पहले उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एटम की जो एग्जिस्टेंस है उससे काफ़ी सारे लॉज को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या कहा उसने कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम से हम काफ़ी सारे लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब ये वाला जो लॉ है इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक और लॉ होता है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो दो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर के लिहाज से। अब वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने भी गहराई के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये याद रखें कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम से हम क्या बता सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो बता सकते हैं। और एटॉमिक थ्योरी पेश की थी इसने, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। ठीक है जी, अब एटॉमिक थ्योरी जो है उसके अंदर काफ़ी सारे पास्टुलेट्स थे और उसके अंदर जो एक मेन जो पास्टुलेट था जो एटॉमिक थ्योरी के अंदर था कि जो एलिमेंट्स है, ठीक है जी, तो एलिमेंट, अब कोई भी कंपाउंड जो है, जैसे हमने ऊपर भी कहा है कि जो कंपाउंड है वो किस चीज़ से बनता है, एलिमेंट से। एलिमेंट के अंदर क्या मौजूद होंगे, एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है जी, तो जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये क्या है, हमारे पास एटॉमिक थ्योरी होती है। ठीक है जी, उसके अंदर काफ़ी सारे पास्टुलेट्स हैं। उसके अंदर एक मेन पास्टुलेट क्या है कि कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे और हर एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है दूसरे एटम से। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिसाल ले लें, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास हिस्ट्री का कुछ हमने
डिस्कस किया है। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में देखा है, फिर 17वीं सेंचुरी में काम देखा है, और फिर इंग्लिश स्कूल टीचर जो था जॉन डाल्टन, उसका काम देखा है। तो ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एक ऐसी बेसिक यूनिट आएगा जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने उसका नाम दिया एटम का। ठीक है जी। और जो डेमोक्रेटस था उसने उसका नाम दिया, सजेस्ट किया। वो कैसे सजेस्ट किया कि आगे मज़ीद डिवाइड नहीं कर पा रहे थे तो डेफिनेटली इंडिविजिबल था। इंडिविजिबल को ग्रीक में क्या कहते हैं? एटमॉस। तो डेफिनेटली उसने क्या नाम दे दिया? एटम का नाम दे दिया। लेकिन ये जो फिलॉसफी थी, ये जो क्या कह दे, कॉन्सेप्ट कह दे, थ्योरी कह दें, ये रॉन्ग साबित हुई। और वो क्यों साबित हुई? क्योंकि ये वाली जो सारी फिलॉसफी है ये जस्ट फिलॉसफी थी, एक्सपेरिमेंटल कोई भी वेरिफिकेशन इसकी नहीं की गई थी, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग प्रूफ होनी थी। फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में क्या काम हुआ कि उस दौर में 2 कॉन्सेप्ट जो है वो दिए गए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की रेपिटेशंस की वजह से और उनकी अरेंजमेंट्स की वजह से बनते हैं। ठीक है जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो क्या था कि कंपाउंड को हम ब्रेक करके क्या बना सकते हैं? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को मिलाकर दोबारा क्या बना सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं। और उसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या कहा? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम से हम मजीद कुछ लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। और उसके बाद एटॉमिक थ्योरी जो है उसको भी जॉन डाल्टन ने पेश किया, और उसका मेन पास्टुलेट जो था वो हमारे पास क्या था कि मेन पास्टुलेट एटॉमिक थ्योरी का ये था कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो जब मिलकर कंपाउंड बना रहे होते हैं तो हर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हिस्ट्री के बारे में। अब हमने देखनी है इसकी डेफिनेशन, जो कि प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो होगी। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं। तो एटम की डेफिनेशन अगर हम करने की कोशिश करें तो एटम जो है उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स जो है वो एटम की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। पहला जो पॉइंट है वो एटम की डेफिनेशन के अंदर ये आएगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चलें 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये आ गया है कि वो जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा ले सकता है। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए मैटर का और वो जो है रिएक्शन में हिस्सा ले सके। ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा कि कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है जी। कैन इंडिपेंडेंटली और मे और मे नॉट, चले इधर लिख देते हैं, मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन, जिसको आपने इन पॉइंट्स को मिला के लिख लेना है तो प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो कि दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड इट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेड। ठीक है जी। तो जो एटम है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है जी। और ये जो है इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है और इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता, मतलब ये फ्री स्टेट में हो भी सकता है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है जी। अब ये फ्री स्टेट में कौन से होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में कौन से होते हैं, तो हमने कुछ 9th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट्स देखे थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि अगर ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है तो वो जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करते, शेयरिंग वगैरह या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नहीं कर पाते और वो करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा। ठीक है जी। कुछ भी कर सकता है, तो डेफिनेटली उसने बॉन्डिंग बनानी है।
ठीक है जी। तो ऑक्टेट किनका कंप्लीट होता है ये भी हमें पता है कि नोबल गैसेस जो होती हैं, ठीक है जी। तो नोबल गैसेस का हमें पता है, नोबल गैसेस, अब नोबल गैसेस जो हैं वो क्या होती है कि डेफिनेटली अब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें, आर्गॉन की बात करें, अब इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो डेफिनेटली ये जो है रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करेंगे या किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, तो ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंटली आज़ादाना जो है वो रह सकते हैं, ठीक है जी। और कुछ जो एटम्स है जैसे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, अब ये जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो डेफिनेटली दूसरे एटम्स के साथ, अब ये जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो है वो जुड़कर रहेंगे ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, ठीक है जी। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा और वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा और वो आज़ादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास एटम की प्रॉपर डेफिनेशन। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कि जैकब बर्जीलियस के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब एटम जो है उसको अगर डिवाइड कर सकते हैं, हमने कहा है कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने जो पीछे वाली थ्योरी थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया था जो कि ग्रीक फिलोसफर्स ने दी थी। तो अब एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर एटम को डिवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होने चाहिए जिसके अंदर उसको डिवाइड करेंगे। तो एटम के अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तकरीबन कोई 100 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, 100 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर, ठीक है जी। और 100 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, मतलब काफ़ी सारे हैं, ठीक है जी। लेकिन उनके अंदर से सिर्फ हम 3 को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ठीक है जी। तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं जो कि हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे होते हैं इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है जी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमने ले लेना है यहाँ से, ठीक है जी। क्या होता है कि 100 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं जो कि आपने बुक से देख लेने हैं, और उसके अंदर से 3 पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर मासेस जो एटम के बनाते हैं वो ये 3 पार्टिकल्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी। तो हमने हिस्ट्री देख ली, हिस्ट्री के अंदर 3 पॉइंट्स देखे हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन देखी है और फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख ली हैं। अब हमने देखना है जैकब बर्जीलियस जो है उसका काम क्या था, ठीक है जी। तो जैकब बर्जीलियस जो है उसने 2 काम किए थे। अब जैकब बर्जीलियस के बारे में देखते हैं। जैकब बर्जीलियस, ठीक है जी। अब जैकब बर्जीलियस जो है उसने 2 काम किए थे। पहला काम जो है उसने क्या कहा, उसने डेफिनेटली एटॉमिक मासेस जो है वो डिस्कवर किए, एटॉमिक मासेस जो है वो डिस्कवर किए, और जो एटॉमिक मासेस उसने डिस्कवर किए थे अब जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए जाते हैं और आला किस्म के इंस्ट्रूमेंट से मालूम किए जाते हैं उसकी जो वैल्यू है, और जो जैकब बर्जीलियस ने मालूम किए थे उनकी वैल्यूज़ जो है काफ़ी क्लोज होती हैं, तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है जी। तो एटॉमिक मासेस जो है उनको डिस्कवर किया, और दूसरा जो इसका काम था, जो नॉमिनेटेड काम था, वो ये काम था कि उसने एलिमेंट्स को सिंबल दिए, सिंबल टू एलिमेंट्स। अब हाइड्रोजन को हम H से जाहिर करते हैं, नाइट्रोजन को N से जाहिर करते हैं, ऑक्सीजन को O से जाहिर करते हैं, क्लोरीन को Cl से जाहिर करते हैं। तो ये जो सारे सिंबल्स जो हैं वो किसने दिए थे? जैकब बर्जीलियस ने दिए थे, ठीक है जी। तो हमारे पास जैकब बर्जीलियस जो है उसके 2 काम है, एक तो एटॉमिक मास को डिस्कवर किया, ठीक है जी, और एटॉमिक मासेस की जो वैल्यूज़ उसने दी थी वो काफ़ी जो है क्लोज होती है, जो कि आज हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंबल टू एलिमेंट, ठीक है जी, कि एलिमेंट्स को उसने सिंबल दिए, मतलब उनको नाम दिए, जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए H, हीलियम के लिए He, नियॉन के लिए Ne, आर्गॉन के लिए Ar। तो इस तरह सिंबल जो है वो इसने ही दिए थे जैकब बर्जीलियस ने,
ठीक है जी। तो आगे हमने देखना है एविडेंस ऑफ एटम, उसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रोल होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।